Hi everyone guys, how are you all? My name is शीतल राजपूत. I welcome you all to Prep India. So guys, आज जो हम करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, वो हमारा टॉपिक होगा स्वदेशी और बायोकॉट मूवमेंट। हम उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर करवाएंगे। इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके इससे पहले वाले सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। चाहें तो आप हमारा जीएस का फुल कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ज्योग्राफी, इंडियन और वर्ल्ड, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, साइंस, सभी सब्जेक्ट्स पर आपको डिटेल में वीडियो लेक्चर्स और उनके पीडीएफ मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेप इंडिया की ऐप को गूगल स्टोर से या फिर आप एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह के लिए भी आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके वेरियस मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्वदेशी और बायोकॉट मूवमेंट आखिर है क्या। तो देखिए, जो इमर्जेंस हो रहा था नेशनलिज्म का, इट वाज ओनली इन 19th सेंचुरी, जब नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल कॉन्शियसनेस के जो आइडियाज़ थे वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे थे। जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने हेल्प किया, जिन्होंने इंस्पायर किया लोगों को कि वो अपनी नेशनल आइडेंटिटी को डिफ़ाइन कर सके और अचीव कर सके, वो हमें 19th सेंचुरी में ही देखने को मिला था। क्या कॉजेज़ थे इस ग्रोइंग नेशनलिज्म के, क्यों ये नेशनलिज्म की भावनाएं इतना ज़्यादा लोगों में बढ़ती जा रही थी? सबसे पहला फैक्टर है कि लोगों को पता लग गया था, इंडियंस को पता लग गया था कि ब्रिटिशर्स का असली चेहरा, असली रूप क्या है। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी इंडियंस की किसी भी डिमांड को, किसी भी इम्पॉर्टेंट डिमांड को नहीं मान रही थी। साथ में जो इकोनॉमिक मिजरीज हुई थी 1890s की, उसने फर्दर जो एक कॉलोनियल रूल है उसका एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर हमारे सामने रखा था। 1890s में ग्रेट फेमाइन भी हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे इंडिया में, और ड्रॉट पड़ गया था, भुखमरी से लोग मर रहे थे, और गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं लेकर आ रही थी जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। तो पॉलिसी फेलियर हुआ था, जिस वजह से लोगों को पता लग गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, और कोई भी टैक्स रिडक्शन नहीं हो रहा था। हमने सबसे पहला वीडियो देखा था लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, जिसमें हमने 3 टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखे थे। तो बिल्कुल भी टैक्स रिडक्शन नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जब लोगों को पता लगी तो उनको समझ आ गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका असली चेहरा क्या है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट हमारे पास है ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस। जो इंडियंस थे उनके मन में ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गया कि अगर हमें ब्रिटिशर्स से लड़ना है, अगर हमें फ्रीडम गेन करना है, तो जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस लड़ाई में। तो हमारे लीडर्स को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि मास मूवमेंट होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें फ्रीडम को गेन करना है, अगर हमें यहाँ से कॉलोनियल गवर्नमेंट को बाहर भेजना है। देन थर्ड इम्पॉर्टेंट है, लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ रही थी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी, जिसकी वजह से लोग अवेयर हो रहे थे अबाउट द ब्रिटिश पॉलिसीज़। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे वो थे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती ही जा रही थी, और जो लोगों के बीच में डिसकंटेंट था, लोगों के बीच में जो गुस्सा था वो और ज़्यादा रेडिकल रूप ले रहा था, जिसकी वजह से रेडिकल नेशनलिस्ट भी सामने आ रहे थे। हम डिस्कस करेंगे ये कौन लोग हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड, आपके पास कोई काम धंधा है ही नहीं है। अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है आप काम तो कर रहे हो लेकिन वो आपकी स्किल्स को सूट नहीं कर रहा, आपकी क्वालिफिकेशन को सूट नहीं कर रहा है। मतलब व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट अ फुल टाइम वर्क, उसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। इसमें मिसमैच रहता है बिटवीन द अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्किल्स और जो एजुकेशन लेवल है आपका, राइट। तो ये सारी कंडीशंस भी उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। देन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था। हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो भी वर्ल्ड वाइड हो रहे थे उससे काफ़ी इंस्पायर थे, और फिर वो लोग मासेस को इंस्पायर कर रहे थे। जैसे आयरलैंड के मूवमेंट, जापान, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, चाइना, ये आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो जो हमारा जीएस का फुल कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। तो ये जो मूवमेंट चल रहे थे, इसने हमारे इंडियंस का जो भ्रम था, जो मिथ था कि यूरोपियंस को कोई नहीं हरा सकता है, उस चीज़ को टोटली तोड़ दिया। अब हमें लगने लगा कि यूरोपियंस को हराना इतना भी मुश्किल नहीं है, बस हमें एकजुट होना पड़ेगा।
देन नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। इनकी जो कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ थी इसकी वजह से भी लोग जो हैं अवेयर होते जा रहे थे। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लॉर्ड कर्जन ने अडॉप्ट किए, जैसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में आया था, लॉर्ड कर्जन लेकर आया था टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया। लेकिन इसने क्या किया, गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से हमारे जो टीचर्स थे, हमारे जो लोग थे, वो परेशान होने लगे थे। साथ में इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए थे, जैसे लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन जो गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया था उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। दूसरा है द कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आया था 1899 में। अब इसमें क्या दिक्कत थी, इस एक्ट ने जो इलेक्टेड मेंबर्स थे इंडिया से उसको रिड्यूस कर दिया था, यानी कि इस एक्ट ने रिड्यूस कर दी थी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इंडिया। और प्राइमरली जो हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल देखा था 1905 का, नेशन वाइड प्रोटेस्ट इन एक्ट की वजह से हमारे सामने हमें देखने को मिले थे। स्वदेशी मूवमेंट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट था प्री गांधीयन एरा का, और ये आउटकम किसका था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का। क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की थी 1905 में, उसके बाद ही स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट हम लोगों ने लॉन्च किया था। अब एक बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं इस मूवमेंट की। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट की जो रूट्स हैं वो आपको एंटी पार्टीशन मूवमेंट में देखने को मिलेगा, जो हमने स्टार्ट किया था। लॉर्ड कर्जन का जो डिसीजन था कि हम लोग बंगाल के प्रोविंस को डिवाइड करेंगे, इसके अपोजिशन में हमने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो अगर आपने पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला हमारा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, एक बार आप वो देख लेना। एंटी पार्टीशन कैंपेन लॉन्च किया था मॉडरेट्स ने, सो दैट ये गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सके, ये जो अनजस्ट पार्टीशन बंगाल का हो रहा था इसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। पेटिशंस लिखी गई सरकार को, पब्लिक मीटिंग्स करवाई गई। ये जो आइडिया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को हमने बायकॉट करना है, प्रिवेंट करना है, ये न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी पूरे भारत में जाने लगा। न्यूज़पेपर कौन से थे, हिताबड़ी, संजीवनी और बंगाली। पार्टीशन लेड टू प्रोटेस्ट मीटिंग्स इन बंगाल, जिसमें ये शपथ ली गई कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स का बायकॉट करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना या फिर अनाउंसमेंट करना। तो अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मैसिव मीटिंग होता है, जिसमें एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन किया जाता है स्वदेशी मूवमेंट का। ये जो मैसेज है इसको कैसे प्रोपोगेट किया, बायकॉट करके। जैसे कि जो मैनचेस्टर से क्लोथ आते थे या लिवरपूल से जो सॉल्ट आता था, सबसे पहले उसको बायकॉट किया गया। ये इंग्लैंड की जगह है। आफ्टर द पार्टीशन केम इन टू फोर्स, जैसे ही पार्टीशन हो जाता है, वाइड स्प्रेड ओपोजिशन लोगों के द्वारा हमें देखने को मिला था। कैसे, उन्होंने एक गाना गाया, वंदे मातरम, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है। साथ में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक और सॉन्ग कंपोज किया था, जो था अमर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का अभी का नेशनल एंथम है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, वो कौन सा मूवमेंट था जिसमें लोगों ने एक दूसरे के रिस्ट पर, एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी थी, वो था स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। और ये किसने कहा था कि राखी वगैरह बांधो एक दूसरे की कलाइयों पर, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। ऑल दो ये जो मूवमेंट था ये मेजरली कन्फाइन था बंगाल में, लेकिन बहुत सारे इंडिया के ऐसे पार्ट्स थे जहाँ पर इसको चलाया जा रहा था। अगर हम पूना और बॉम्बे की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक वहाँ पर स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई इसको लीड कर रहे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा लीडर स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट को लीड कर रहा था। अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन था इस मूवमेंट पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक मीटिंग करवाई थी 1905 में, जिसमें उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के इस डिसीजन को काफ़ी कंडम किया था और एंटी पार्टीशन और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया था। जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इस मूवमेंट को हम बंगाल के बाहर भी काफ़ी फैलाएं, और सिर्फ बायकॉट करने से कुछ नहीं होगा, हमें इसके
अलावा बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन मॉडरेट्स जो कांग्रेस को उस टाइम पे डोमिनेट कर रहे थे, वो सिर्फ बायकॉट करना चाहते थे, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करना चाहते थे। 1906 में कांग्रेस सेशन जो कलकत्ता में होता है, यहाँ पे आईएनसी, उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे दादा भाई नारोजी, इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए और इन्होंने कहा कि अब से आईएनसी का जो मेन गोल होगा वो होगा स्वराज। तो ये कौन से सेशन में कहा गया था दैट आईएनसी का गोल अब स्वराज होगा? तो वो था 1906 का कांग्रेस का सेशन जो कलकत्ता में हुआ था और प्रिजाइड कर रहे थे दादा भाई नारोजी, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब इसके बाद जन्म लेते हैं रैडिकल नेशनलिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में गरम दल कहते हैं, ये काफ़ी डोमिनेंट होने लगे और स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था 1905 से 1908 के बीच में, उसमें इन्फ्लुएंस जो है रैडिकल नेशनलिस्ट का काफ़ी देखने को मिला और इस एरा को कहा गया एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस एरा को क्या कहा गया 1905 से 1908 के बीच में जो था एरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लोग लाल बाल पाल के ट्रायो के नाम से जानते हैं, ये इस रेडिकल ग्रुप के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे और इनको ही एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पर हमारा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, इनकेस आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। अब ये जो रैडिकल नेशनलिस्ट आए, इनका क्या रीज़न था, ये क्यों जन्म ले रहे थे? क्योंकि जो मॉडरेट्स ने स्वदेशी मूवमेंट चलाया था वो फेल हो चुका था और जो गवर्नमेंट के डिवीजन टैक्टिक्स थे वो फुलफिल हो गए थे। बंगाल का पार्टीशन हो चुका था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बन चुका था। वायलेंट मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश टू सप्रेस द मूवमेंट, इसके अलावा जो ये स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट चल रहा था, सरकार ने काफ़ी वायलेंट मेजर्स के साथ इसको दबा दिया। In addition to boycotting, the extremists gave a call for boycotting government schools and colleges, government service, court, legislative council, municipalities, government titles, etc. अब एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ना सिर्फ हम लोग फॉरेन गुड्स को बायकॉट करें, बल्कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस को बायकॉट करें, सरकार की सर्विसेज को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को और जो भी सरकार ने टाइटल्स दिए हुए हैं उनका भी हम बायकॉट करें। इसी के बीच में तिलक एक स्लोगन देते हैं, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। फ्रीडम की जगह आपको स्वराज भी आएगा तो वो भी ज़्यादा परफेक्ट है, ठीक है? तो स्वराज या फिर फ्रीडम कुछ भी आएगा, आपको याद रखना है कि ये तिलक का स्लोगन था। अब लोगों का पार्टिसिपेशन, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। स्टूडेंट्स ने इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज स्टूडेंट हो, मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इस मूवमेंट के। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन आपको बंगाल में नज़र आया, पूना में और आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, मद्रास और सालेम में भी। पुलिस ने स्टूडेंट्स की तरफ काफ़ी रिप्रेसिव एटीट्यूड दिखाया और जो भी स्टूडेंट इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको फ़ाइन किया गया, उनको स्कूल कॉलेज से निकाला गया, उनको मारा गया और उनको अरेस्ट भी किया गया और फर्दर गवर्नमेंट जॉब और स्कॉलरशिप के लिए उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। विमेंस इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी, होम सेंटर्ड वुमेन ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। मुस्लिम्स का क्या स्टैंड था, कुछ मुस्लिम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, हालांकि अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स इससे दूर ही थे। अब ये जो अपर और मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्यों इस पार्टीशन को सपोर्ट किया था? उनका ये मानना था कि अगर हम पार्टीशन को सपोर्ट करेंगे तो जब पार्टीशन हो जाएगा तो ईस्ट बंगाल में कौन मेजॉरिटी में आएंगे? ये मुस्लिम्स मेजॉरिटी में आ जाएंगे, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एजुकेशन इम्प्रूव होगा। अब इस स्वदेशी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा था? सबसे पहले तो इम्पोर्ट जो हो रहा था, हमने बात की थी कि फॉरेन गुड्स को हम लोग बायकॉट करेंगे, साथ में मैनचेस्टर के क्लोथ को बायकॉट करेंगे, हम लोग लिवरपूल के सॉल्ट को बायकॉट करेंगे, जिसकी वजह से जो इम्पोर्ट हो रहा था उसमें काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला। तो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला था फॉरेन इम्पोर्ट में ड्यूरिंग 1905 से लेकर 1908 के बीच में। फिर इसी बीच में एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ देखने को मिला। मूवमेंट रिजल्टेड इन द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म। जो यंग यूथ थे उनमें एक्सट्रीम नेशनलिज्म देखने को मिला, which took to violence and wanted to bring an instant end to British dominance। और ये जो एक्सट्रीमिज्म था
ये मूवमेंट चाहता था कि हम लोग वायलेंस करके एकदम से इंस्टेंट ब्रिटिश डोमिनेंस को ख़त्म करें। देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आया था, इसने फोर्स किया ब्रिटिश डिस्पेंसेशन को कि वो ऑफर करे कुछ कंसेशंस इंडियंस को इन द फॉर्म ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इन 1909। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस रिफॉर्म को फ्रेम करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। देन स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से इंस्पायर होकर बंगाल नेशनल कॉलेज और नंबर ऑफ नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस को वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री में सेटअप किया गया। अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुई, जिसमें हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने की बात की। एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बनाया गया टेक्निकल एजुकेशन के लिए। फिर स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ हुआ। स्वदेशी टेक्सटाइल मिल्स यहाँ पर बने, सोप और मैच फैक्ट्रीज बनी, टैनरीज बनी। टैनरीज क्या होता है? टैनरीज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लेदर को हम लोग ट्रीट करते हैं, एनिमल स्किन जो होती है उसको केमिकल्स वगैरह से कुछ ट्रीटमेंट दे के हम लोग लेदर वगैरह क्रिएट करते हैं। तो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप वगैरह, ये सब हमने यहाँ पर खुद का स्वदेशी बनाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री का भी रिवाइवल आपको देखने को मिला। इंडियन इंडस्ट्रीज़ का रीजनरेशन यहाँ पर हुआ और इंडिजीनियस गुड्स का यूज़ हमने काफ़ी ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने जो खरीद रहे थे फॉरेन गुड्स और जो बेच रहे थे फॉरेन गुड्स, उसका भी बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया। फॉरेन गुड्स में क्लोथिंग, शुगर, सॉल्ट, वेरियस अदर लग्जरी आइटम्स थी, इनको हमने बायकॉट किया। ना सिर्फ बायकॉट किया बल्कि हमने इन चीज़ों को जलाया। स्वदेशी मूवमेंट में सोशल बायकॉट हुआ, ना सिर्फ खरीदने वालों का बल्कि बेचने वालों का भी। अब इस मूवमेंट को कैसे सप्रेस किया गवर्नमेंट ने? सबसे पहले तो 1908 में स्वदेशी मूवमेंट वाज ऑलमोस्ट ओवर इन एन ओपन फेज ड्यू टू गवर्नमेंट वायलेंट सप्रेशन। तो 1908 तक ऑलमोस्ट ये जो मूवमेंट था ये ख़त्म हो गया था। गवर्नमेंट ने वायलेंटली इस मूवमेंट को सप्रेस किया था। फिर लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट थे, यानी कि ये जो मूवमेंट था ये एक इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में फेल हो चुका था। लीडर लेस मूवमेंट था ये। ज़्यादातर लीडर्स जो थे या तो अरेस्ट हो गए थे या तो कहीं और डिपोर्ट कर दिए गए थे। इतने बड़े मास मूवमेंट की इंटेंसिटी को मेंटेन करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, स्पेशली जब आपके पास कोई लीडर ही ना हो। फिर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी थे, डिफरेंस था आइडियोलॉजीज़ में। हमने देखा था कि मॉडरेट्स की अलग आइडियोलॉजी थी और एक्सट्रीमिस्ट की अलग आइडियोलॉजी थी। मॉडरेट्स चाहते थे कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायकॉट करें, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का भी बायकॉट करें, गवर्नमेंट स्कूल्स का, कॉलेजेस का, कोर्ट्स का, गवर्नमेंट सर्विसेज का। तो इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट था ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं करवा पाया। और इस मूवमेंट का लिमिटेड एक्सटेंट था। मूवमेंट जो है पीजेंट्री तक नहीं पहुंच पाया और सिर्फ अपर और मिडिल क्लास तक ही सीमित था। अब इस बंगाल के पार्टीशन का एनलमेंट, अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसका एनलमेंट कैसे होता है, कैसे इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को हम ख़त्म करते हैं? पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनलमेंट होता है 1911 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आपने याद रखनी है, 1911 में। और कौन करता है? लॉर्ड हार्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इतना ज़्यादा हो गया था कि अगर उससे बचना था तो फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो ये अनाउंसमेंट था उसको अनल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो अनाउंस किया था वो लॉर्ड कर्जिन ने किया था, ये याद रखना है, लेकिन इसको अनल किया था लॉर्ड हार्डिंग ने। बिहार और उड़ीसा को बंगाल और असम से निकालकर सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। एनलमेंट जो है वो अच्छा नहीं लगा मुस्लिम्स को। कॉन्सिक्वेंटली ब्रिटिश शिफ्टेड द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल था, पहले कैपिटल कलकत्ता था, फिर इसको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया 1911 में बाय लॉर्ड हार्डिंग, एज द प्लेस वॉज एसोसिएटेड विद मुस्लिम ग्लोरी। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट पर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप चाहें तो हमारा जीएस का फुल कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको ये वेरियस सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें गाइस, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आजकल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वायरल हो रखा है, कफ है और
बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, जिसकी वजह से वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे को एकदम से सांस चढ़ रही है वीडियो बनाते हुए। तो फिर भी चलो बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक कर लो एक बार। और कोर्सेज़ वगैरह या मॉक टेस्ट वगैरह देना है तो ऐप को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो भी हम लोग लेकर आएंगे। अगर आप व्यूज़ नहीं दे रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं सेशन को या लाइक नहीं कर रहे हैं तो फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा लगेगा तो वीडियो को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।